इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में इसको हम लोग मोल तोल बोलते हैं। अक्सर मार्केट में हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी शॉपकीपर के पास में हम गए, वो 100 रुपीज़ में कोई भी सामान दे रहा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि नहीं 80 रुपीज़ में दो, कुछ कम करो, पैसे तो कम लगाओ, ठीक है। तो वो बोलता क्या है कि चलो ठीक है, ना हमारी ना तुम्हारी, 90 रुपीज़ में फ़िक्स करते हैं। तो 90 रुपीज़ एक ऐसा फिक्स प्राइस होता है जिसमें से जो सामान होता है वो आप लेने को तैयार होते हो और 90 रुपीज़ में वो सामान देने को तैयार होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब कि बीच में एक तरीके से निगोशिएशन करना, ठीक है, कि ना मतलब एक तरीके से सामंजस्य से बैठाना कि कोई भी चीज़, जो भी वर्कर्स होते हैं कंपनी के टर्म्स में अगर बात किया जाए, तो जो कंपनीज होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनका जो मैनेजमेंट होता है, अब वो मैनेजमेंट हर एक मांग तो पूरा नहीं कर देगा ना। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, मान लो वर्कर्स की डिमांड है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर वो खुद ही लॉस में चले हुए तो क्या बढ़ाएगी, नहीं बढ़ा सकती है ना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, एक तरीके से ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी वर्कर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, एक अपना ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एम्प्लॉय यूनियन बोलते हैं। उनका एक तरीके से ग्रुप बनता है और वो अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है। आपस मैनेजमेंट की से बोलते हैं, अपने हक के बारे में बोलते हैं कि हमको ये चाहिए। जैसे आप देखते होगे कि नहीं, हमारी मांगें पूरी करो और इस तरीके से हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो भी उसमें एम्प्लॉय यूनियंस होते हैं वो एक तरीके से ग्रुप में सभी लोग ग्रुप बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने कि अब जो भी उनको चाहिए होता है, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में एक तरीके से ग्रुप बना करके सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि वो स्ट्राइक्स लगा सकते हैं, लॉकआउट्स लगा सकते हैं, तालाबंदी कर सकते हैं, ठीक है, और धीरे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पर अब मैनेजमेंट का मतलब समझो कि जो मैनेजमेंट है वो हर एक डिमांड नहीं पूरी कर सकता एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग, चलो मैनेजमेंट बोलता है चलो ठीक है, तुमको ये चाहिए, हम ये देंगे, लेकिन आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों लोगों के बीच में क्या होता है, एक तरीके से समझौता होता है, ठीक है, कि पेस के लिए जो भी उनकी सैलरी उसको बढ़ा दिया जाएगा, बट उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशंस जो भी हो अच्छी करी जाएंगी, लेकिन उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा, समय जो भी वर्किंग आवर है उसको कम किया जाएगा, ठीक है, बेनिफिट्स और उसके लिए बात करी जाती है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या मतलब होता है, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो भी मैनेजमेंट है उनके बीच में जो भी है आपसी बातचीत, मतलब कि वो क्या चाहते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या चाहते हैं, जो भी मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, और उनके बीच में जो एक तरीके से एक कम्युनिकेशन, ठीक है, सीधा सा आप मतलब समझो कि इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आपस में कम्युनिकेट करना चीज़ों को, कि ठीक है हम इसके लिए ये करेंगे बट हमको इसके बदले में ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यहाँ पर देखो कि सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर देखो, इससे वर्कर्स के जो भी हैं राइट्स और उनके और इंटरेस्ट्स वगैरह क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी कंपनी है, तो कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट कर सकती है, ठीक है, उसका शोषण नहीं कर सकती अपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये हो गया कि कंपनी जो होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण नहीं कर पाती है। देन आगे यहाँ पर क्या है कि निगोशिएटिंग फॉर फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। निगोशिएशन का मतलब आप समझते हो कि वो अपने सैलरी और वेजेस के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, कि वो ये बोलते हैं कि हमको ये चाहिए और इसके बदले में हम ये देने को तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या है कि इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी कि वर्किंग कंडीशंस को अच्छा किया जाए, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो, और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए वर्कर्स की। ये भी इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ठीक है। देन आगे क्या है कि इंश्योर जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कंपनी में आप हायर कर रहे हो, आज हायर करो, उसको 10 दिन बाद निकाल लो, 1-2 महीने बाद निकाल लो, ठीक है। तो जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपने कभी भी कंपनी में किसी भी बंदे को हायर किया तो उसको डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते जब तक कि वो कोई इलीगल काम या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करता है, जब तक कि कंपनी को नुकसान, कोई भी ऑथेंटिक नुकसान नहीं होता है, ठीक है, जेन्युइन नुकसान नहीं होता, तब तक कि आप उसको कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है मैनेजमेंट से ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसे करते रहोगे तो फिर
कैसे काम चलेगा, है ना। देन आगे क्या है कि प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन द वर्क प्लेस, ठीक है। सभी लोगों के साथ में कुछ भी ऐसा बायस्ड नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के एक इक्वलिटी राइट्स होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पक्षपात कर रहे हैं, किसी कुछ वर्कर्स के साथ अच्छा उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जा रही है और कुछ लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए सभी लोगों के साथ में। जितनी सैलरी एक वर्कर की है सेम काम करने वाले की, उतनी सभी की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि उससे हमारी जान बच जाए, इस वजह से उसको ज़्यादा हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग का। देन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स टू हैव अ कलेक्टिव वॉइस, ठीक है। ये एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो अपनी एक कलेक्टिव वॉइस को, यानी कि अपनी एकता में शक्ति होती है। जैसे आप सभी जानते हो ना कि अगर आप कोई भी काम एक अकेले बोलने जाओगे तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रुप बना करके जाओगे तो जरूर होगा, ठीक है। तो आपकी कलेक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। तो इससे काम पूरा होना ही रहता है, ठीक है। अब देखो रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट सो पीसफुल मैनर्स, और इससे आसानी से शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो शांतिपूर्वक कि हमको ये चाहिए। मैनेजमेंट से अपनी डिमांड रख सकते हो। मैनेजमेंट क्या करता है कि आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए हर एक प्रयास करता है, बट हर एक डिमांड नहीं पूरी को कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नियम शर्तें कानून बनाना पड़ता है उसको, तो वो आपको ऐसा वर्कर फॉलो करना पड़ता है। देन यहाँ पर इस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों लोगों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। अगर आप बातचीत करके करोगे, ऐसा नहीं होगा कि बिना बातचीत करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा। बट अगर आप काम को एंजॉय करके करोगे तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इससे एक अच्छी रिलेशनशिप बनती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कम्युनिकेटेड होती हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय मोरल, इससे एम्प्लॉय का मोरल भी अच्छा बढ़ता है और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है। अगर सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही होती हैं तो एम्प्लॉय जो हैं अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। देन बैलेंस वर्क इन्वायरमेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, यानी जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इससे भी कलेक्टिव बार्गेनिंग से शोषण करने में भी हेल्प होती है। नाउ इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसा नहीं कि सारे एडवांटेजेस ही हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्क प्रैक्टिसेस। अब मान लो कि कोई भी कंपनी है तो उसको नया कुछ वर्क कल्चर को लेकर के आना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उसको हर एक बार मैनेजमेंट को अपने यूनियंस, जो भी उनकी वर्कर्स की यूनियन है, उनके साथ में डिस्कस करना होता है। अगर वो बिना डिस्कस करे कुछ भी चेंज ले करके आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देंगे और उसके अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनियंस का दिमाग ख़राब होगा और वो क्या करेंगे, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यूनियंस जो भी होती है बराबर की, एक तरीके से बराबर की हिस्सेदारी आप समझो, है ना, कि आप उनसे पूछ करके ही कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि उनसे पूछो देन आप करो, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, रिस्क ऑफ स्ट्राइक्स और वर्क स्टॉपेज, ठीक है। इससे क्या होता है, स्ट्राइक भी हो सकती है, वर्क स्टॉपेज भी हो सकता है, काम बंद हो सकता है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटती है और प्रॉफिटेबिलिटी जो भी प्रॉफिट है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिविजन्स बिटवीन लेबर यूनियंस एंड मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है। जैसे देखते होगे ना कि तालाबंदी कर दी, बाहर धरना धर के बैठे हुए हैं कि नहीं, हम नहीं काम नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो इससे कंपनी का भी नुकसान होता है, जो भी लेबर यूनियंस है उनको भी काम नहीं मिलता है और मैनेजमेंट को भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। देन हायर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर ड्यू टू इंक्रीज वेजेस एंड बेनिफिट्स। अब मान लो सभी लोगों को यही चाहिए कि सबके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हों, सबको अच्छी सैलरी पैकेज मिले, तो यहाँ पर क्या है कि हायर कॉस्ट, इस सभी चीज़ों में ज़्यादा कॉस्ट कंपनी को क्या है, ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है। रिस्क ऑफ स्ट्राइक्स एंड शटडाउन्स, जैसे मैंने बताया कि रिस्क किसका होता है, स्ट्राइक्स का होता है और वर्क स्टॉपेज का होता है, वैसे यहाँ पर यही 5th नंबर पे पॉइंट बताया गया। अब इसकी बात करें टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या है कि प्रोडक्टिविटी, इसके 3 टाइप्स हैं मेनली यहाँ पर बताए गए, 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला एक प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। टाइप्स में क्या आता है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, लाइक इसमें क्या बात होती है
तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो भी वर्कर्स के टारगेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कि मान लो कि उनको बोल दिया गया कि एक पूरी शिफ्ट के अंदर तुमको इतना बनाना है, ठीक है, तो अब वो पता चला बहुत ज़्यादा हाई है, अब जो भी वर्कर्स है उस पूरे टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी उनको क्वालिटी का, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, पूरा टारगेट्स भी अचीव होने चाहिए, सारे पार्ट्स भी बनने चाहिए, क्लियर प्रोडक्शन भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं निगोशिएशन होता है, बातचीत होती है और बार्गेनिंग करी जाती है कि नहीं इतने पार्ट्स नहीं बना पाएंगे हम, जो भी वर्कर्स होते हैं अपनी बात रखते हैं कि इतने नहीं बना पाएंगे हम, 1000 नहीं बना पाएंगे, हम 800 बना लेंगे, ठीक है, पूरी शिफ्ट में विथ क्वालिटी। तो मैनेजमेंट भी बोलता है ठीक है तुम 800 बनाओगे बट 800 में भी हमको क्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यूनियंस क्या होते हैं उससे एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो निगोशिएशन किस चीज़ में, यहाँ पर जैसे बताया गया कि जैसे टीम हो, परफॉर्मेंस हो, उसके बेसिस पे उसको क्या प्रोवाइड किया जाए, टारगेट्स प्रोवाइड करे जाएँ और इसके बदले में उनको कुछ एक इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करें, ठीक है, कि टारगेट्स अचीव हो जाए तो उसके बदले में उनको इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड करें। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपनी सैलरी और वेजेस और अदर बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स वगैरह को बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि वो 5% वेजेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल हो सकता है, आप दे सकते हो। देन नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपनी टाइम ड्यूरेशन, जो भी वर्किंग आवर्स को लेकर के बार्गेनिंग करते हैं। वो जैसे मान लो कि वर्कर्स की शिफ्ट लगा दी गई 12 घंटे की, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो 12 घंटे की शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब उसमें जो भी वर्कर्स हैं वो बार्गेनिंग करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे मैनेजमेंट के सामने कि हम 12 घंटे नहीं ड्यूटी कर पाएंगे, हम 8 घंटे कर पाएंगे, 10 घंटे कर पाएंगे बट 12 घंटे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी जिससे कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहे, वो अपने घर को भी प्रॉपर समय दे पाएँ, वो अपना काम को भी अच्छे से समय दे पाएँ और साथ ही साथ में एक उनकी शिफ्ट शेड्यूल कर दी जाए, कि सभी लोगों की शिफ्ट शेड्यूल करी जाए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि देखो, एक एग्जांपल बताया गया कि कंपनी की जो भी वर्कर्स हैं वो अपने रोटेटिंग शिफ्ट के बारे में, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी वर्कर है तो वो रात में, अगर उसकी शिफ्ट है तो रात में ही वो आ रहा है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने हो गए वो उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो उसकी शिफ्ट रोटेट करी जाए। जैसे नाइट शिफ्ट चल रही है तो उसकी डे शिफ्ट लगाई जाए, ठीक है, नून शिफ्ट भी लगाई जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा क्योंकि सभी वर्कर्स को सेम यानी इक्वल रखना है, ठीक है, किसी के साथ भी बायस्ड नहीं होना है, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। तो सबकी रोटेटिंग शिफ्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ को लेकर के यहाँ पर इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग करी जाती है, उनके वर्किंग आवर्स को लेकर के, उनकी शिफ्ट शेड्यूल्स को लेकर के बार्गेनिंग करी जाती है, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पर टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप कि क्लियर हो गया होगा टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब इसका प्रोसेस देख लो, यहाँ पर लास्ट है मेरे ख्याल से, हाँ, देन हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय सेफ्टी हेल्थ एंड इंटरनेशनल HRM। सो अभी हमारा यहाँ पर लास्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस देख लो। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोसेस में हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमको क्या चाहिए, जो भी मैनेजमेंट है उसको, वो भी अपना कहीं ना कहीं डिसाइड करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ की यूनियंस है वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं, उनको प्रिपरेशन करते हैं, उनको चाहिए क्या, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन ओपनिंग स्टेटमेंट्स, इसमें क्या है कि पार्टीज प्रेजेंट देयर इनिशियल पोजीशंस, डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, वो अपनी बात को सामने रखते हैं, मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। मान लो कि कोई भी एम्प्लॉय है, उसको वर्किंग आवर्स से रिलेटेड दिक्कत है, वो तो वो बात अपनी रखेगा मैनेजमेंट के सामने कि हमको ये चीज़ की दिक्कत है। देन क्या होगा, डिस्कशन होगा इस चीज़ के ऊपर, और अगर सही उनकी डिमांड होगी, एम्प्लॉयज़ की सही डिमांड होगी, अगर पूरी करने लायक होगी तो मैनेजमेंट उसको पूरी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। डिस्कशन होता है, देन बार्गेनिंग होती है, प्रपोजल का इवेल्युएशन किया जाता है और आगे उसको बढ़ाया जाता है। देन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट फॉर्मेशन होता है कि उसको साइन करवाया जाता है लीगली कि हाँ ठीक है, 12 घंटे की शिफ्ट थी, अब 10 घंटे कर दी गई, तुमको 10 घंटे आना पड़ेगा, बट इस समय में भी तुमको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ये इस तरीके से कुछ भी एक तरीके से, जैसे नहीं आप देखते होगे कि नोटिस बना करके उसमें सिग्नेचर्स वगैरह लीगली बताए जाते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट होता है, यानी ये एक तरीके से बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है। देन रेक्टिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाता है।
मतलब उस चीज़ों में शोधन किया जाता है, उस चीज़ों में सुधार किया जाता है कि क्या चीज़ किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है देन उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, देन उसको मॉनिटर और इवेलुएट किया जाता है कि सही सारे काम जो भी हैं सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी चेंज की ज़रूरत होती है तो उसको हम चेंज भी करते हैं। ठीक है, उस सारे रूल्स और रेगुलेशंस में। तो ये यहाँ पर कुछ एक 8 स्टेप्स बताए गए हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, याद करके जाइएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इन 8 स्टेप्स को जरूर से लिख के आइएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, उसका प्रोसेस, उसके टाइप्स वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक करिएगा। साथ ही साथ में PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।